आज के इस वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 1 एग्जाम के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। पिछले दो वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 के ही इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के दो वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 80 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख चुके हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड के इन दो वीडियो के माध्यम से, आज और आगे आने वाली जो वीडियो होगी, इन दो वीडियो के माध्यम से करीब 70 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। तो आप वो पाने के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर का थ्योरी ऑफ डिमांड का पहला सवाल है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी 4 प्रकार की होती है, या ऑप्शन डी 5 प्रकार की होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स होते हैं। दूसरा सवाल, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इवन देयर विल बी अ ग्रेटर चेंज इन द डिमांड ऑफ फोर। मतलब मांग की लोच सम के बराबर होने पर वस्तु की मांग में ऑप्शन ए अ ग्रेटर चेंज इन द रेशियो ऑफ प्राइस, मतलब मूल्य के अनुपात में अधिक परिवर्तन होगा, या ऑप्शन बी अ चेंज इन द रेशियो ऑफ अ प्राइस, मूल्य के अनुपात में परिवर्तन होगा, या ऑप्शन सी अ लेसर चेंज इन अ रेशियो ऑफ प्राइस, मूल्य के अनुपात में कम परिवर्तन होगा, या ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और विल नॉट चेंज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूल्य के अनुपात में परिवर्तन होगा, अ चेंज इन द रेशियो ऑफ अ प्राइस। तीसरा सवाल, द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज, विलासिता की वस्तुओं की मांग होती है, ऑप्शन ए इलास्टिक मतलब लोचदार, या ऑप्शन बी इन इलास्टिक मतलब बेलोचदार, या ऑप्शन सी पूर्णतः बेलोचदार परफेक्टली इन इलास्टिक, या ऑप्शन डी रिलेटिवली इलास्टिक मतलब सापेक्षित लोचदार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोचदार मतलब इलास्टिक। तो ऑप्शन ए सही होगा। चौथा सवाल, निम्नलिखित में किसकी मांग लोचदार होगी? द डिमांड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी इलास्टिक। ऑप्शन ए साल्ट, ऑप्शन बी टोबैको, ऑप्शन सी राइस, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फैन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फैन मतलब बिजली का पंखा। पांचवा सवाल, द डिमांड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन इलास्टिक। ऑप्शन ए, पांचवा सवाल क्या है, निम्नलिखित में किस वस्तु की मांग बेलोच होती है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी मेडिसिन, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी आभूषण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेडिसिन मतलब दवा। छठा सवाल, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इसेंशियल गुड्स ऑफ लाइफ। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतः लोचदार, ऑप्शन बी परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब पूर्णतः बेलोचदार, या ऑप्शन सी रिलेटिवली इन इलास्टिक, या ऑप्शन डी सापेक्षित लोचदार मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, छठा का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रिलेटिवली इन इलास्टिक। सातवां सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक। निम्नलिखित में किस श्रेणी की मांग बेलोचदार होती है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण मतलब गोल्ड ज्वेलरी, या ऑप्शन डी डिमांड फॉर मोटर कार फॉर फार्मर मतलब कृषक के लिए मोटर कार की मांग, या ऑप्शन डी रेडियो की मांग। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए साल्ट। आठवां सवाल क्या है, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी इज जनरली इन इलास्टिक इन द फ्लोइंग। निम्नलिखित में किस प्रकार की वस्तु की मांग सामान्यतः बेरोजगार होती है? ऑप्शन ए लग्जरी गुड्स मतलब विलासिता की वस्तुएं, ऑप्शन बी कंफर्ट गुड्स मतलब आरामदायक वस्तुएं, या ऑप्शन सी
इसेंशियल गुड्स मतलब अनिवार्य वस्तुएं, या ऑप्शन डी वेरियस यूटिलिटीज़ मतलब विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसेंशियल गुड्स। नौवां सवाल क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर अ गुड इज डिटरमाइंड बाय, वस्तु के लिए बाजार संतुलन निर्धारित होता है। ऑप्शन ए मार्केट डिमांड फॉर द गुड्स, ऑप्शन बी बाय मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ऑप्शन सी बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, हिंदी में भी देख लीजिए। तो नौवां सवाल क्या है, वस्तु के लिए बाजार संतुलन निर्धारित होता है। ऑप्शन ए वस्तु की बाजार मांग द्वारा, ऑप्शन बी वस्तु की मांग पूर्ति द्वारा, या ऑप्शन सी वस्तु की बाजार मूल्य और पूर्ति द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वस्तु की बाजार मांग और पूर्ति द्वारा। 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल क्या है, व्हेन द चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट इज सेड टू बी। 10वां सवाल क्या है, व्हेन द चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट इज सेड टू बी, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ई बड़ा, ए 1, ई ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी ई छोटा 1 मतलब ई छोटा है ई से 1 से, ऑप्शन सी ई इक्वल टू 1, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग 11वां सवाल को देख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच है, क्या है, इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। 11वां सवाल क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, ऑप्शन ए एक गुणात्मक कथन है, इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज अ डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट मतलब एक परिणात्मक कथन है, या ऑप्शन सी इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों है, या ऑप्शन डी नाइदर क्वालिटेटिव नॉर क्वांटिटेटिव। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी परिणात्मक कथन है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 12वां सवाल क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, ऑप्शन ए इज द सेम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में एक समान होती है, ऑप्शन बी वेरियस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की प्रवृत्ति के आधार पर बदलती है, ऑप्शन सी वस्तु की प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है, इज नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द गुड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वस्तु की प्रवृत्ति के आधार पर बदलती है, वेरियस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी मतलब 12 का बी ऑप्शन सही होगा। 13वां सवाल, हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूर्ण स्थापन्न वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच, ऑप्शन ए इनफाइनाइट अनंत होती है, या ऑप्शन बी सिंपल मतलब साधारण होती है, या ऑप्शन सी बेलोच होती है इन इलास्टिक होती है, या ऑप्शन डी पूर्ण बेलोच होती है मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इनफाइनाइट मतलब अनंत होती है। 14वां सवाल क्या है, इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिट देन डेट आइटम्स, यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तब वह वस्तु, ऑप्शन ए इन एन इसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तु होगी मतलब आवश्यक वस्तु है, या ऑप्शन बी इज अ लग्जरी आइटम मतलब विलासिताएं की वस्तु है, या ऑप्शन सी निम्न वस्तु है मतलब इज अ लो कमोडिटी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विलासिता की वस्तुएं हैं मतलब 14 का बी ऑप्शन सही होगा, इज अ लग्जरी आइटम्स। 15वां सवाल क्या है, इनकम इलास्टिसिटी इन
इन्फेरियर गुड्स, निम्न कोटि की वस्तुओं मतलब इन्फेरियर गुड्स में आय लोच क्या होती है? ऑप्शन ए इन पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है इन नेगेटिव, या ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पॉजिटिव भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, निगेटिव भी होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है मतलब इज नेगेटिव। 16वां सवाल क्या है? सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टू क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑप्शन ए। 16वां सवाल क्या है? दो निकट स्थापन्य वस्तुओं क्लोज्ड सब्स्टिट्यूशंस में मांग की प्रतिस्थापन लोच क्या होती है? ऑप्शन ए इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है, विल बी लेस देन यूनिट, ऑप्शन बी इकाई से अधिक होती है, विल बी मोर देन यूनिट, ऑप्शन सी शून्य होती है, शून्य होगी, विल बी जीरो, या ऑप्शन डी अनंत होगी मतलब विल बी इनफाइनाइट। इस सवाल का सही जवाब होगा इन्फिनिट, है ना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विल बी मोर देन यूनिट। 17वां सवाल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम डिमांड कर्व। एक मांग की वक्र के विभिन्न वस्तुओं पर मांग की लोच ऑप्शन ए स्थिर रहती है। सवाल क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम डिमांड कर्व, ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट मतलब स्थिर रहती है, ऑप्शन बी बदलती रहती है मतलब वेरियस, ऑप्शन सी कुछ देर स्थिर फिर बदलती है, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम देन चेंज अगेन, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बदलती रहती है मतलब वेरियस। तो 17 का बी ऑप्शन सही होगा। 18वां सवाल इफ टू गुड्स आर इंडिपेंडेंट देन द डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन देम। यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र है तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग लोच ऑप्शन ए इकाई से अधिक होगी, ऑप्शन ए इकाई से अधिक होगी मतलब मोर देन यूनिट, ऑप्शन बी इकाई से कम होगी मतलब लेस देन यूनिट, ऑप्शन सी इकाई के बराबर होगी मतलब इक्वल टू यूनिट, या ऑप्शन डी शून्य होगी मतलब जीरो। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मतलब जीरो, शून्य। 19वां सवाल द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज। अल्पकालीन उत्पादन फलन है, ऑप्शन ए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ऑप्शन बी पैमाने का प्रतिफल रिटर्न टू स्केल, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए परिवर्तनशील अनुपात का नियम मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। 20वां सवाल व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनफाइनाइट देन द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी अप्लाई फॉर अ फर्म। जब वस्तु की मांग की लोच अनंत होती है तो एक फर्म के लिए निम्नलिखित समीकरण लागू होगा, ऑप्शन ए आर बड़ा एम आर, या ऑप्शन बी एम आर ग्रेटर देन ए आर, या ऑप्शन सी एम आर इज इक्वल टू ए आर, ऑप्शन डी एम आर इज इक्वल टू जीरो। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एम आर इज इक्वल टू ए आर। 21वां सवाल एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 21वां सवाल क्या है? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स विल बी शिफ्ट द डिमांड कर्व ऑफ द अदर कमोडिटी टू राइट। 21वां सवाल क्या है? निम्न में से किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर से खिसक जाती है? ऑप्शन ए प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी पूरक, ऑप्शन सी आवश्यक, ऑप्शन डी कोई नहीं। 21वां सवाल क्या है? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स विल बी शिफ्ट द डिमांड कर्व ऑफ द अदर कमोडिटी टू राइट। ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन बी सप्लीमेंट, ऑप्शन सी रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट। 22वां सवाल क्या है? where a strength line demand curve meet the x-axis the elasticity of demand will be 0, ऑप्शन बी यूनिट, ऑप्शन सी इन्फिनिट,
इनफाइनाइट, ऑप्शन डी नन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शून्य होगी। एक ऋजुरेखी मांग वक्र जहां एक्स अक्ष से मिलता है वह मांग की लोच, ऑप्शन ए शून्य होगी, ऑप्शन बी इकाई होगी, ऑप्शन बी अनंत होगी, या ऑप्शन डी कोई नहीं होगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शून्य होगी, मतलब 0। 23वां सवाल, विच फैक्टर अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डज नोट। मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन ए वस्तु की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ द कमोडिटी, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी, या मतलब ऑप्शन ए क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी मतलब वस्तु की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी स्थापन्य वस्तु की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, ऑप्शन सी समयावधि मतलब टाइम पीरियड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन सारे टॉपिक पे या इन सारे चैप्टर को डीप से भी पढ़ाया जाएगा, पर अभी कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी बायोलॉजी, ज्योग्राफी इन सबको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे, फिर इसके बाद पढ़ाया जाएगा इन सारे टॉपिक पे या इन सारे जो चैप्टर हैं इन सारे को डीप से भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 24वां सवाल, इन द मार्केट एट अ प्राइस ग्रेटर देन द टाइम प्राइस। 24वां सवाल क्या है, इन द मार्केट एट अ प्राइस ग्रेटर देन द टाइम प्राइस मतलब समय मूल्य से अधिक मूल्य पर ब्याज में अत्यधिक मांग होगी, मतलब लेफ्ट मतलब देयर विल बी एक्सेस डिमांड, ऑप्शन बी देयर विल बी एक्सेस सप्लाई अत्यधिक पूर्ति होगी, ऑप्शन सी मांग पूर्ति के बराबर होगी मतलब डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मांग पूर्ति के बराबर होगी, डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। 25वां सवाल क्या है, द स्लोप ऑफ द डिफरेंस कर्व इज, उदासीन वक्र की ढाल होती है, ऑप्शन ए दाएं से बाएं लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन बी लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद 26वां सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग 26वां सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑप्शन ए निम्नलिखित तत्वों में से किनसे मांग की लोच प्रभावित होती है, ऑप्शन ए नेचर ऑफ द गुड्स वस्तु की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुओं की मांग, ऑप्शन सी उपभोक्ता की आय इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑप्शन डी इनमें सभी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ऑल द अबव। ठीक है, 27वां सवाल क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई फॉर लग्जरी गुड्स इज। 27वां सवाल क्या है, विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच ई होती है, ऑप्शन ए ई इक्वल टू 0, ऑप्शन बी ई इक्वल टू इन्फिनिट, ऑप्शन सी ई इक्वल टू 1, या ऑप्शन डी ई बड़ा ए छोटा 1 छोटा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ई इज इक्वल टू 1। 28वां सवाल, लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू, मांग के नियम का संबंध है, ऑप्शन ए आय और मांग के बीच बिटवीन इनकम एंड डिमांड, ऑप्शन बी मूल्य और मांग के बीच बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ऑप्शन सी मूल्य और आय के बीच बिटवीन प्राइस एंड इनकम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूल्य और मांग के बीच बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो 28 का ऑप्शन बी सही होगा, बी ए बी। ठीक है, बी। 29वां सवाल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ऑकर्स व्हेन, मांग में संकुचन तब होता है जब, ऑप्शन ए प्राइस राइजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज, मतलब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब, ऑप्शन बी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, प्राइस राइजेज एंड डिमांड आल्सो इंक्रीजेज,
ऑप्शन सी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड डिमांड डिक्रीजेज। ऑप्शन डी कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। प्राइस फॉल्स बट डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। प्राइस राइजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। ऑप्शन बी आय प्रणाली मतलब इनकम सिस्टम। ऑप्शन सी कुल व्यय प्रणाली मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ऑप्शन डी बिंदु विधि। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आय प्रणाली मतलब इनकम सिस्टम। 31वां सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए वस्तुओं की प्रवृत्ति मतलब नेचर ऑफ गुड्स। ऑप्शन बी आय स्तर मतलब इनकम लेवल। ऑप्शन सी कीमत स्तर प्राइस लेवल। या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस मतलब इनमें से सभी। 32वां सवाल क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड। 32वां सवाल क्या है, मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि से की जाती है। ऑप्शन ए कुल व्यय रीति टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। या ऑप्शन बी प्रतिशत या अनुपातिक रीति मतलब परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। या ऑप्शन सी बिंदु रीति पॉइंट मेथड। या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 33वां सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मांग की लोच का मान होता है। ऑप्शन ए धनात्मक पॉजिटिव। ऑप्शन बी ऋणात्मक निगेटिव। ऑप्शन सी शून्य। या ऑप्शन डी कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए धनात्मक। 34वां सवाल, फॉर डिमांड मांग के लिए। ऑप्शन ए इट इज नेसेसरी टू हैव अ मीन्स साधन का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी प्रभावपूर्ण इच्छा का होना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू हैव एन इफेक्टिव विल। ऑप्शन सी प्रभावपूर्ण इच्छा तथा निश्चित कीमत व समय का होना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू हैव एन इफेक्टिव डिजायर एंड अ डिफिनिट प्राइस एंड टाइम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रभावपूर्ण इच्छा और निश्चित कीमत व समय का होना आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन इफेक्टिव डिजायर एंड डिफिनिट प्राइस एंड टाइम। 35वां सवाल क्या है, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 35वां सवाल क्या है, 35वां सवाल क्या है, मांग तथा इच्छा होती है। ऑप्शन ए एक ही चीज है। 35वां सवाल क्या है, बट डिमांड एंड डिजायर आर मांग तथा इच्छा दोनों एक ही चीज है। या ऑप्शन बी अलग अलग चीजें हैं डिफरेंट थिंग्स। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में से एक भी नहीं है नाइदर ऑफ द अबव। या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सवाल क्या था, बोथ डिमांड एंड डिजायर आर मांग और इच्छा दोनों क्या है, एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं। और ए और बी में जो बात कही गई है वो गलत है या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दोनों अलग अलग चीजें हैं डिफरेंट थिंग्स। 36वां सवाल क्या है, फॉर डिमांड। 36वां सवाल क्या है, फॉर डिमांड मांग के लिए। ऑप्शन ए फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नेसेसरी इच्छा की पूर्ति आवश्यक है। ऑप्शन बी इच्छा की पूर्ति आवश्यक नहीं है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नॉट नेसेसरी। ऑप्शन सी इच्छा का होना आवश्यक है, इट इज नेसेसरी टू हैव डिजायर। ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इच्छा की पूर्ति आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नॉट नेसेसरी।
मतलब 36 का ऑप्शन बी सही होगा। 37वां सवाल और आज का अंतिम सवाल, विथ द spread of knowledge and education with the spread of knowledge and education, ज्ञान व शिक्षा के प्रसार से ऑप्शन ए नीड डिक्रीजेज, आवश्यकता में कमी होती है। ऑप्शन बी आवश्यकता में वृद्धि होती है, नीड इंक्रीजेज। ऑप्शन सी आवश्यकता स्थिर होती है, नीड रिमेन्स कांस्टेंट। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवश्यकता में वृद्धि होती है, नीड इंक्रीजेज। तो उम्मीद करते हैं ये सारा आपको अच्छा लगा होगा। तो इसका पार्ट 2 भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, है ना। तो इस तरह का हम लोग, है ना, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल भी बजा दीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का, थ्योरी ऑफ डिमांड जो चैप्टर है, इसी चैप्टर का हम लोग और भी लगभग 37 या 40 सवालों को डालेंगे। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर, 14 चैप्टर, मतलब इकोनॉमिक्स के सभी जो चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से लगभग 80-80, 40-40, 80-80 ऑब्जेक्टिव डाले जाएंगे, है ना, ताकि आप लोगों को एग्जाम में मदद हो सके, है ना। तो उम्मीद करते हैं सारा आपको अच्छा लगा होगा। हमसे पढ़ने के लिए, डीप में पढ़ने के लिए, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी तो इकोनॉमिक्स डीप से नहीं पढ़ाई जा रही, क्योंकि एग्जाम है, तो अभी डीप से कोई पढ़ेगा भी नहीं एक हिसाब से। इसलिए अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल से डाले जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद पूरा पूरा एक साल रहेगा, तो हम लोग, है ना, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अच्छे से डीप में स्टडी करेंगे। जैसे कि अभी 12th का ऑब्जेक्टिव और एक क्रम में नया बैच स्टार्ट हुआ है, इस हिसाब से अभी हम लोग हिस्ट्री का डीप से स्टडी कर रहे हैं, और भी सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का भी डीप से स्टडी करेंगे, है ना। तो आप डीप से पढ़ने के लिए भी, और एग्ज़ाम जब करीब आए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये सब आप लेने के लिए, पाने के लिए एग्ज़ाम में आपको मदद होगी इन सभी से, है ना। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही बेल भी बजा दीजिएगा ताकि मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।